अभी लगातार मैं सरगुजा संभाग के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूँ और संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायकों से रूबरू हो रहा हूँ और उनसे उनकी जीवनी और उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में और वर्तमान सरकार को तकरीबन 4 साल पूरा होने को है और इस कार्यकाल से रिलेटेड भी हम सवाल पूछते हैं। तो आज बारी है चिरमिरी क्षेत्र का, यानी कि मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र का, जिसमें लगातार आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं डॉक्टर विनय जायसवाल जी, जो मनेंद्रगढ़ के विधायक हैं। और इनकी जो सिंपलिसिटी है, इनकी जो इतनी सादगी, इतनी साधारणता, वो स्कूटी में, बाइक में चले जाते हैं, फील्ड का दौरा करते हैं, आम जनता से रूबरू होते हैं, उनकी हालचाल जानते हैं, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं और त्वरित निराकरण करने का इनका पहल होता है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हम शुरुआत आपके स्ट्रगल लाइफ के बारे में ही जानेंगे, एजुकेशन के बारे में, चूँकि कुछ ऐसे खंगाल रहे थे इंटरनेट दुनिया में आपके बारे में, तो पता चला कि आप बचपन से ही बड़ी एक अलग यूनिक स्टूडेंट थे, बच्चे थे और आगे चल कर के आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की। तो ये पूरा सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? देखिए, जिस जगह पे आप बैठे हैं, ये कभी आज से अगर हम लोग बहुत बैक जाते हैं, जब मेरी स्कूलिंग हो रही थी तो उस समय काफ़ी सुविधा कम थी। इनफैक्ट मतलब आज भी अगर देखेंगे इतने वर्षों के बाद भी, तो अगर हमारा जो ये क्षेत्र है कोरिया का, खास करके पूरा माइंस एरिया है, अगर विधानसभा की बात करें तो ये शहरी एरिया है और बहुत सारा पार्ट जो खड़गवा का है वो ग्रामीण भी है। तो उस समय हमारे पास जितनी भी संसाधन थे, जो गवर्नमेंट स्कूल था बड़ा बाजार का, उसमें 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण मैंने की। और बचपन से ही जब मैं 8वीं में पढ़ता था तो उस समय भी छात्र राजनीति में एक इलेक्शन होता था साला नायक के लिए। तो उस समय भी मैं लगभग 88-87 की बात रही होगी। तो उस समय मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था अपने छात्र जीवन में 8वीं कक्षा में और साला नायक के रूप में चुना गया था। और इसके बाद काफ़ी स्ट्रगल करके, क्योंकि आज से अगर 25 साल पहले अगर आप देखेंगे, 27 साल पहले देखेंगे, जब 92 में मैं अपनी 12वीं की परीक्षा पास की थी, 12वीं उत्तीर्ण किया था, तो उस समय कभी भी यहाँ माहौल नहीं था कि मेडिकल के बारे में कोई जाने। लेकिन एक परिवार के एक सदस्य जो है कोरबा में, उनका मेडिकल में चयन हुआ था, तो वहाँ से थोड़ा प्रभावित हुए और बायो साइंस लेके पढ़ रहे थे। तो उसकी तैयारी की और उसकी तैयारी लगातार करने के बाद पीएमटी उस समय होता था, प्री मेडिकल टेस्ट होता था, उसमें सफलता मिली और सफलता मिलने के बाद मैंने अपना एमबीबीएस किया। मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, हम जो है 2 भाई और 1 बहन है और हमारा बहुत ही मध्यवर्गीय परिवार है। जो पिताश्री हैं वो यहाँ से अगर खड़गवा ब्लॉक के जिल्दा एक पंचायत है, वहाँ हमारा नेटिव प्लेस है, जो हमारा पैतृक गांव है। माता जी मेरी यहाँ चिमरी की थी। तो जो फादर है वो यहाँ पर चिमरी में आके, जब SCCL इस्टेब्लिश हो रहा था, उस समय आके यहाँ इस्टेब्लिश हुए और धीरे धीरे करके एक जो बताया ना कि बहुत संघर्षों का जीवन हम लोगों ने देखा है, बचपन में हम लोगों ने देखा है। कई बार तो ऐसा होता था कि चूँकि यहाँ SCCL एरिया है, हम लोग प्राइवेट लोग होते थे, तो स्कूल जो बस है जो SCCL की चलती थी, उन बसों में हम लोग को बैठने नहीं मिलता था और हम लोग जाके पैदल, जो बड़ा बाजार में स्कूल था, पैदल जाके अपनी प्री प्राइमरी और मिडिल की एजुकेशन को हम लोगों ने पूरा किया है। तो बहुत सारी यहाँ जो संघर्ष था, एक संघर्ष का दौर था, उसमें सफलता मिला और डॉक्टरी की पढ़ाई की है, डॉक्टर के रूप में स्थापित हुए। आप नेत्र सर्जन हैं और आपने बाकायदा इसकी पढ़ाई की हुई है। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, एक हम ऐसे इंटरनेट पे खंगाल रहे थे तो हमें पता चला कि आपका जो राजनीति की तरफ रुख था वो किसी कलेक्टर से शायद कुछ ऐसी बात थी। तो वो अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ, अगर आपको सहूलियत हो एक्सप्लेन करने में, क्योंकि एक प्रोफेशन अलग है, फिर आपका इधर राजनीति की तरफ एक राजनीतिक चश्मे से आप देखना आपने शुरू किया। तो उससे पहले तो सिर्फ आप दूसरों को चश्मा पहनाते थे जिनकी नेत्र में कोई प्रॉब्लम होता था, लेकिन आपने राजनीति का चश्मा कैसे पहना? देखिए, निश्चित रूप से एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा जी। मैं तो अपनी एमबीबीएस पढ़ाई करने के बाद फिर 2 साल यहाँ आके सर्विस किया अपने क्षेत्र में। रायपुर मेडिकल कॉलेज से मैंने अपनी पढ़ाई की एमबीबीएस की। इसके बाद 2 साल जो कंपलसरी गवर्नमेंट का जो सर्विस होता है उसको मैंने खड़गवा में आके ज्वाइन किया। यहाँ हल्दीबाड़ी के पुड़ी का क्षेत्र था, वहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो
तो उस समय के तत्कालीन कलेक्टर जो उस समय के थे, मैं अपने ड्यूटी पे वापस आया था यहाँ 2 बजे, ये जिस जगह पे आप बैठे हैं गोदरीपारा पे, तो वो शायद 2:30 बजे दौरा किए होंगे और मेरे वो सेंटर पे गए और उनको ऐसा लगा कि मैं वहाँ उपस्थित नहीं था और इसके बाद फिर वो बुलाए बड़ा बाज़ार में, वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो मुझे भी एक टीआई को भेजे कि जाओ डॉक्टर को लेके आओ करके, और यहाँ से मैं गया। तो मैं बड़ी ईमानदारी से कुछ भी काम करता हूँ तो बड़ी ईमानदारी के साथ करता हूँ। आज जनता ने मुझे अपने सेवक के रूप में चुना है, तो कोशिश करता हूँ कि अपने पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ में मैं काम करूँ। उस समय भी जब हमने अपना MBBS की पढ़ाई की थी तो जितना हो सका था उस समय मैं अपनी जो मेडिकल की सर्विसेज है वो देने की कोशिश करता था। ईमानदारी थी। कलेक्टर साहब ने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया तो उस समय मुझे लगा, क्योंकि मैं राजनीति में मेरी शुरू से रुचि थी, जैसा कि मैंने बताया, स्कूल से, छात्र जीवन से ही था, और मेडिकल कॉलेज में भी हमने बहुत राजनीति की है। मेडिकल कॉलेज से ही कहना चाहिए कि जो एक पहचान जो कांग्रेस के नेताओं के साथ बनी, हमारे जो बड़े नेता थे, नंद कुमार पटेल जी की बात करूं, वो बहुत स्नेह करते थे और हम लोग बड़े बड़े आंदोलन किए थे। एक समय में जब मेकाहारा में CT स्कैन की सुविधा नहीं थी तो मैंने बहुत लंबी स्ट्राइक वहाँ की थी, और पहली बार मेडिकल कॉलेज जैसे अस्पताल में CT स्कैन मेरी वजह से आया था। उसमें तत्कालीन उस समय के गुप्ता उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी उस समय प्रदेश के मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे। तो काम बड़े ईमानदारी के साथ करने की कोशिश करते हैं। वो मेडिकल कॉलेज में छात्र जीवन की बात हो या अपने छात्र जीवन की बात हो, तो उस समय कलेक्टर साहब का जो वर्जन था मेरे लिए, वो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उनको बोला, देखिए मैं बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, है ना, और आप इस तरह के भाषा का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। और उस समय फिर तत्कालीन जो कलेक्टर थे, उस समय मैं संविदा में था, तो मुझे सस्पेंड तो कर नहीं सकते थे, उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया था नौकरी से। अच्छा। तो उस समय मैंने सोचा था कि अपनी PG की पढ़ाई करूँगा मैं। तब तक PG आपका नहीं तब तक मेरी PG नहीं होती। मास्टर की डिग्री अपनी पूरी करने के बाद मैं कुछ व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, क्योंकि नेत्र चिकित्सक के रूप में मैं आई के फील्ड में काम कर सकता हूँ, मैं बहुत सारे जो अंधत्व निवारण के लिए काम कर सकता हूँ, ब्लाइंडनेस कंट्रोल के लिए काम कर सकता हूँ, और मैंने किया भी। तो उस समय ये तय किया कि जो मेरी रुचि है, राजनीति में मेरी रुचि है, अगर जाने का मौका मिला, अगर संघर्ष का मौका मिला, तो निश्चित रूप से इसमें जाके जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, केवल नेत्र चिकित्सक के रूप में मैं नेत्र रोग के बारे में डील कर सकता हूँ, लेकिन एक विधायक के रूप में आज मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूँ। मैं आज एजुकेशन के लिए काम कर रहा हूँ, मैं एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहा हूँ, मैं सैनिटेशन के लिए काम कर रहा हूँ, मैं मूलभूत के लिए काम कर रहा हूँ, बच्चों के और ग्रोथ के लिए काम कर रहा हूँ, कुपोषण के लिए काम कर रहा हूँ, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मैं काम कर रहा हूँ। शायद वो घटना नहीं होती तो शायद मैं जो राजनीति मेरी रुचि थी उसके तरफ उतना ज़्यादा नहीं सोचता। एक वो ये घटना थी जिसने मुझे और प्रेरणा दी कि नहीं, जो मेरी रुचि है, जो मेरी खास राजनीति में जाने की रुचि है, उसमें जाके अपने जनता के लिए और समाज के लिए कुछ काम कर सकूं। आप अपने क्षेत्र का दौरा करते रहते हैं, आम लोगों के बीच में चले जाना, उनके घर में उनके साथ भोजन करना, और बाइक से चले जाना, जैसे मैंने शुरू में कहा, स्कूटी से चले जाना, इतनी सिंपलता, इतनी सादगी, इतनी साधारणता, लोगों से मेल मिलाप कर लेना कैसे कर पाते हैं? देखिए, एक बात मुझे किसी की हमेशा याद आती है ना, कि अगर कोई शॉर्ट हाइटेड है ना तो हिल पसंद करता है अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, है ना। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने चिकित्सक जीवन में मैंने बहुत सारी उपलब्धियां पाई हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे प्रभावित नहीं करती हैं। जैसे एक विधायक के रूप में अगर आप देखेंगे तो मैं तो पहली बार जब मेरे जो अंगरक्षक जो आए थे, बॉडीगार्ड आए थे, तो मैं उनसे पूछा कि आप लोगों को वापस करने का कोई तरीका है क्या, कि आपको वापस किया जा सकता है, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने जिस सरोकार के साथ अपने जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे चुना है, तो मुझे उनके बीच में जाना चाहिए। देखिए, मैं चिकित्सक हूँ, एक सफल चिकित्सक, मैं बोल सकता हूँ कि एक सफल चिकित्सक के रूप में मैंने अपने 7-8 साल अपने करियर के बिताए हैं और दिए हैं। तो मेरे पास कोई गाड़ी घोड़ा या घर की मेरे पास कोई कमी नहीं। कई लोग बार राजनीति में लोग ये बात करते हैं कि मैं ऐसा नहीं किया, मैं वैसा नहीं किया, तो मैं इस बात को बड़े बेबाकी के साथ कहना चाहता हूँ कि और अपनी कोई कमी को नहीं बताना चाहता कि नहीं मैं गरीब हूँ तो मुझे वोट दो, मैं
मैं किसी समय सामान्य परिवार का था। मैंने अपने संघर्षों से, अपने लोगों के सहयोग से मैंने एक आयाम को मैंने पाया है। तो उसको पाने के बाद मुझे लगता है कि अब मुझे विधायकी मिली है, मुझे मेरी जनता ने विधायक के रूप में चुना है, तो क्यों ना मैं उनके सामान्य के साथ में जाके उनकी बातों को सुनूं। क्योंकि ये बातें चुनाव प्रचार के समय में जब तक जाता था ना, तो उसी समय मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं एक एक वार्डों में जाऊंगा। क्योंकि एक जनता ये बोलती थी, जबकि मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था, लेकिन मुझे लोग ऐसा बोलते थे कि ये तो वोट मांगने के समय आप आए हो, इसके बाद तो 5 साल के बाद दिखोगे नहीं। ये मुझसे कहते थे, जबकि मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था। तो मैं इस भ्रम को तोड़ना चाहता था। मैं इसलिए उनके बीच में जाता हूँ। मेरी पत्नी महापौर है, हम दोनों कोशिश करते हैं कि जो जनता ने हमारे पर विश्वास किया, देखिए जादू की छड़ी घुमा के तो हमने 4 साल में सब कुछ पूरा कर देंगे, हर चीज़ का सॉल्यूशन कर दिया है, इस चीज़ का दावा तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन ईमानदारी के साथ लोगों के लिए काम किया है, इस बात का दावा मैं कर सकता हूँ। कि आपने अपने अंगरक्षक की बात की कि भाई आप लोगों को वापस भेजने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं है। ये एक तो बैकवर्ड इलाका है, जंगली इलाका कहीं ना कहीं कह सकते हैं, एक चिरमिरी जो क्षेत्र है। आप ऐसे गली खोचों में चले जाते हैं जहाँ पर मतलब हम सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, तो हम जब आपकी तस्वीरें देखते हैं तो हमें लगता है कि एक विधायक का इतना साधारण घूमना फिरना, लोगों से मिलना, जाहिर है राजनेता है तो विरोधी भी आपके हैं ही, और ऐसे में आप खौफ नहीं खाते? देखिए, निश्चित रूप से जब एक बीड़ा उठाया है समाज सेवा का, लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऐसा काम करता हूं जीवन में कि कोई मेरे दुश्मन हो। वैचारिक रूप से मेरे आलोचक हो सकते हैं, मेरे विपक्षी हो सकते हैं, लेकिन साधारण तौर पर मेरा ये मानना है कि मैंने कोई ऐसा किसी के लिए भी कोई अहित का काम नहीं किया है कि कोई मेरा दुश्मन बने, या फिर मैंने किसी को कोई ऐसा हर्ट नहीं किया है कि कोई मुझे इतना डर हो कि कोई मेरे ऊपर ये कर देगा, आक्रमण कर देगा या कुछ मेरा अहित कर देगा। ऐसा मुझे नहीं लगता है। और इसीलिए देखिए, अगर मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, जनता के पास अगर मैं बहुत ही तामझाम और बहुत ही अगर वीआईपी सिंड्रोम के साथ अगर जाऊंगा, तो शायद वो जनता मुझसे उतने अच्छे से बात नहीं करेगी जितना अभी अच्छे से बात करती है, अपनी शिकायतों को बोलती है, अपने शिकायतों से रूबरू कराती है, फिर हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जिस हद तक अगर सोल्यूशन अगर निकलने का रहता है तो उसको हम लोग पूरा करते हैं। इस पर तीखा सवाल किया जाए आपसे, बिल्कुल, वो ये कि अभी फ़िलहाल कुछ महीनों से अगर हम आपको नोटिस किए हुए हैं, उसमें आपकी जो क्षेत्र के दौरे की बात करें, आम लोगों से मेल मिलाप की बात करें, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब 4 साल लगभग हो चुके हैं, ये मान लिया जाना चाहिए, और 1 साल अब बचता है। तो हर राजनेता का ये फार्मूला क्यों होता है? क्योंकि शिकायत पूरे सरगुजा संभाग की आम जनता की है कि 3 बरस बीत चुके थे, कोई विधायक, कोई राजनेता अपने क्षेत्र का दौरा नहीं करते थे, आम लोगों से मिलते नहीं थे। जितनी सहजता और सादगीपन अभी फ़िलहाल जितनी देखने को मिल रही है आपका, 3 सालों में उतनी देखने को नहीं मिल रही थी। तो क्या ये माना जाए कि चुनाव नज़दीक होता है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये सिलसिला जिस तरह से आप चला रहे हैं वो चल रहा है? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे मेरा मत भिन्नता रहेगा, क्योंकि देखिए अभी तो चुनाव को 1 साल बचे हैं, है ना, लगभग इसी समय चुनाव का रहेगा। और ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये डे 1 से कर रहा हूँ। आप ये नहीं बोल सकते कि ये काम अभी चुनाव के समय में या चुनाव का 1 साल जब बचा है तब मैं कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से हमारा ये दुर्भाग्य रहा है, हमारा क्या मतलब पूरे विश्व का दुर्भाग्य रहा है, पूरे देश का दुर्भाग्य रहा है, पूरे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि 2 साल हम लोग जो थे वो एक ऐसी महामारी से हम लोगों ने सामना किया है जिसका नियम ही था, जिसका ट्रीटमेंट ही था कि हमको एक दूसरे से नहीं मिलना है, दूर रहना है। तो निश्चित रूप से वो 2 साल की दूरी मैं आपकी मान सकता हूँ कि हम लोगों का शायद जनता के साथ कनेक्शन या फिर जो भी था वो थोड़ा कम था, क्योंकि उस समय ये मजबूरी भी थी और ये ज़रूरी भी था कि जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है, जो कोरोना की जो महामारी है, उसका सभी हम सभी लोग पालन करें। लेकिन इसके बाद अगर मैं अपनी बात करूं और मैं अन्य विधायकों की बात करूं कांग्रेस के, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई जो जनता से कनेक्शन है किसी का कम रहा है। मैं अमूमन पूछता भी हूं, ये सवाल आपसे भी पूछ लेता हूं। बीजेपी ये आप पर आरोप लगाती है, कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाती है कि जब 2018 के इलेक्शन हो रहे थे तो इलेक्शन से ठीक पहले मैनिफेस्टो जो तैयार किया गया था वो इतने लोक लुभावने थे, इतने मतलब
अट्रैक्टिव था कि उस झांसे पर छत्तीसगढ़ की जनता आ गई और आने के बाद जिस तरीके से जितना 36 बिंदुओं की घोषणा पत्र थी, 36 बिंदुओं पे एक भी बिंदु पर अच्छे से काम नहीं किया गया सिवाय 25 रुपये धान खरीदने के। अच्छा देवांगन जी, आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी 15 साल यहाँ पर शासन की, केवल एक बात को लेके, चाउर वाले बाबा, है ना, एक जो पीडीएस सिस्टम था उनका, है ना, वो चालू हुआ, जो कांग्रेस के समय में जो चालू हुआ था, एक्चुअली में वो कहना चाहिए उसका थोड़ा सा परिष्कृत करके इन्होंने वो किया, और केवल चाउर वाले बाबा के नाम से छत्तीसगढ़िया को ठगने का काम इन लोगों ने किया। आज आप देखिए, हर आदिवासी परिवार को एक नौकरी देने का इन्होंने वादा किया था। 15 सालों में किया क्या? इन्होंने किसानों को बोनस देने की बात कही थी, सिवाय चुनाव के 2 साल के अलावा इन्होंने बोनस देने का काम किया क्या? इन्होंने समर्थन मूल्य को 2200 रुपये करने का बात किया था, इन्होंने उसका किया क्या? इन्होंने किसानों की कर्जा माफ़ी के लिए बात की थी, इन्होंने कोई काम किया क्या? एक भी काम नहीं। केवल और केवल चाउर के नाम से 15 साल छत्तीसगढ़ महतारी को के साथ में लूट खसोट करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक एक मंत्री, राम विचार नेताम से लेके बृजमोहन अग्रवाल से लेके अजय चंद्राकर से लेके राजेश मूढ़त से लेके, ऐसा कौन सा मंत्री है या विधायक है जिन्होंने करोड़ों अरबों का हेरा फेरी इन लोगों ने नहीं किया? आप बताइए, जो प्रियदर्शनी इंदिरा जो बैंक का जो बात था, जो सीधे सीधे लाइव डिटेक्शन हुआ था जिसका, और जिसने बयान दिया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, उसमें कैसे किस तरह से सीएम का नाम आ रहा था, बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम आ रहा था। इतना भ्रष्टाचार, नान घोटाला, हजारों करोड़ का नान घोटाला कर दिया। पनामा पेपर में इन्होंने क्या नहीं किया, तो उसका बदला आप इसी तरीके से लेंगे क्या? मैं अब अपने तरफ आ रहा हूँ। आप देखिए, इतनी सारी चीज़ें उस समय हुई, है ना। एक तो नैतिक अधिकार नहीं होता किसी को बोलने का, जब किसान को लगातार 2500 रुपये केंद्र सरकार के तमाम हर्डल के बाद सरकार दे रही है, भूपेश बघेल जी की सरकार दे रही है। आज सीधे सीधे अपने विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, गोधन न्याय योजना की, जिसकी आलोचना करते हैं, गोबर सरकार बोलते हैं। आप मनेंद्रगढ़ में चले जाइए, यहाँ से मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 22 में एक गौपालक है, डेयरी का काम करता है, उसने 3.25 लाख रुपए का गोबर बेचा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से जरूर जाइएगा उसके पास इंटरव्यू करने के लिए। 3.25 लाख रुपए का गोबर बेचा है उसने, और आलोक उसके बच्चे का नाम है। उसको कोटा जैसी महंगी संस्थान में 3 लाख रुपए का जो उसका पढ़ाई का खर्चा है, जो कोचिंग का खर्चा है, गोधन न्याय योजना के थ्रू दिया है। और आज वो बच्चा जो आलोक है, वो कांकेर मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला हुआ है। अभी हम लोगों ने उसका सम्मान किया है। तो ये न्याय का विस्तार है। जो कांग्रेस सरकार के जो न्याय है, वो भूमिहीन मजदूर किसान की हम बात करें, आज देखिए जो सम्मान निधि प्रधानमंत्री के नाम से आता है 5 एकड़ तक के किसानों के लिए, वो 5000 रुपये आता है। यहाँ भूमिहीन कृषकों को, जो भूमिहीन जो मजदूर हैं, उनको 7000 रुपये भूपेश बघेल की सरकार दे रही है। 9000 करोड़ से जो ज़्यादा कर्जा है लोगों का माफ करके, छत्तीसगढ़ में जो आत्महत्या करते थे, कितने किसान आत्महत्या करते थे, आज किसानों का सम्मान बढ़ा। आप सुनते हैं कहीं कि किसान आत्महत्या की? नहीं, ये ना, हाँ, ये कांग्रेस के जो लीडर हैं, आप जैसे जो राजनेता हैं, इस पर बहुत ही बुलंद आवाज़ के साथ इस बात को रखते हैं कि हम किसान न्याय योजना के तहत ये दे रहे हैं और जो भूमिहीन कृषक हैं उनको लाभान्वित कर रहे हैं। जितना इम्प्लीमेंट धरातल पर होनी चाहिए वैसा देखने को नहीं मिलता। चंद 2-4 अच्छा, लोगों की लिस्टिंग आ जाती है। देवांगन जी, आप मेरे को बताइए, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का बस, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का जो बस है, वो आके वहाँ डॉक्टर इलाज करता है कि नहीं करता? नहीं पहुँचता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, कई ऐसे क्षेत्र हैं, नहीं वो मैं फील्ड पर जाता हूँ। देखिए, आप रोज सोचेंगे कि आपको बस आए, आपको मोहल्ले में तो नहीं आएगा रोज नहीं, लेकिन आज आप चिमरी में चले जाइए, 2 बसेस हैं, मैं भी आपको बोलेंगे तो आपको लोकेशन दे देता हूँ। आप जाके देखिए कि भूपेश बघेल जी की जो सरकार की जो बस है, स्वास्थ्य की जो बस है, अभी आप चले जाइए वहाँ कम से कम 200 जो खून पेशाब की जांच है, एक डॉक्टर जो है MBBS डॉक्टर है, उसकी मेडिकल कंसल्टेंसी है, और वहाँ का पूरा दवाई का वितरण है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप जाके बताइए। सुनिए जी, ये है स्वास्थ्य की बात, है ना। मेडिकल कॉलेज कांकेर में खुला, मेडिकल कॉलेज कोरबा में खुला,
मेडिकल कॉलेज भिलाई में खुला, चंदूलाल चंद्राकर को लेकर हमने खोला। मेडिकल कॉलेज महासमुंद में खुला। ये हमने चिकित्सा के लिए काम किया। 20 लाख रुपए खूबचंद बघेल योजना के तहत, रमन सिंह जी के समय में आदमी सोच नहीं सकता था, लोगों को एकड़ों जमीन बिक जाया करते थे। आज 20 लाख, मान लीजिए कोई कैंसर पीड़ित है या किडनी ट्रांसप्लांट करना है, इसकी कितनी सारी इलाज जो है छत्तीसगढ़ सरकार की, आपको पता है। ये केवल बोल देने से नहीं होता है कि जमीन में काम नहीं दिख रहा है। आपको मैं लिस्ट देता हूं ना, आप जाइए ना, आप स्लम स्वास्थ्य योजना की दोनों बसों को नगर निगम चिरमिरी में देखिए। अगर उसकी सुविधा लोग नहीं ले रहे होंगे तो आप बोलिए कि उसकी सुविधा नहीं मिल रही है। शिक्षा की बात करते हैं, अभी आप मेरे साथ चलिए, गोदरीपारा में हमने एक स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है। इसके बाद पौड़ी क्षेत्र में हमने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला है। लगभग 1200 परिवार चिरमिरी नगर निगम के, जो कभी जीवन में नहीं सोच सकते थे। मैं भी डॉक्टर हूं, मैं भी चिकित्सक हूं, मैं भी कभी सोचता था जब चिरमिरी में रहता था कि काश मैं यहाँ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ूं। उस समय मात्र एक सेंट्रल स्कूल हुआ करता था। मेरे विधायक बनने तक एक सेंट्रल स्कूल और डीएवी स्कूल है। दोनों में कौन पढ़ते थे? प्रोजेक्ट के बच्चे पढ़ते थे। प्रोजेक्ट क्या है? एसईसीएल प्रोजेक्ट जो है उसके बच्चे वहां पढ़ते थे। यहाँ बाकी जो सिविलियंस हैं उनके लिए कोई आरक्षण नहीं था। 10% बच्चे पढ़ते थे। मारा मारी थी। जिस दिन मैं यहाँ विधायक बना था, 2018 में जब विधायक बना था, तो सेंट्रल स्कूल और डीएवी स्कूल का, अभी मैं आपको बोलेंगे तो फाइल मंगा के दिखा दूंगा, इतना आवेदन आया था मेरे पास। कम से कम नहीं में तो 1500 आवेदन आए थे कि हमारे बच्चों को इन दोनों स्कूल में एडमिशन दिला दो। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, पानी आ गए थे कि आज भी जब मैं यहाँ बच्चा था, इस क्षेत्र में बच्चा था, तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का सोचता था, आगे अपना करियर बनाने के लिए सोचता था, लेकिन मुझे उस समय सुविधा नहीं थी। और आज भी 25 साल के बाद आज यहाँ स्थिति ये है कि हमारे जो बच्चे हैं अच्छे स्कूल में शिक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन उनको शिक्षा नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सोच माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी की, जो सूबे के जो मुखिया हैं, जो छत्तीसगढ़ के सेवक हैं, आज 2 आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गई है चिरमिरी में। 1200 परिवार के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं। और मैं आपको आश्चर्यजनक बात बता रहा हूं कि इस साल डीएवी और सेंट्रल स्कूल के लिए मेरे पास 5 फॉर्म भी नहीं आए हैं। मैं ये नहीं बोलता कि नहीं आए हैं, लेकिन 4 से 5 आवेदन मेरे पास आए होंगे कि हमारे बच्चों को डीएवी में पढ़वा दीजिए या सेंट्रल स्कूल में पढ़ा दीजिए। ये बड़ा परिवर्तन है जो जमीन में दिखता है, जो धरातल में दिखता है। स्वामी आत्मानंद विद्यालय की आप बात कर रहे हैं, इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के आंकड़ों को देखा जाए, बच्चों के पढ़ने के आंकड़ों को देखा जाए, तो बहुत कम प्रतिशत को आप स्वामी आत्मानंद में इंग्लिश मीडियम के तहत पढ़ा रहे हैं। दूरांचल एरिया में जिनकी अभिलाषा जिज्ञासा है, जैसे कि आपने कहा कि आप स्वयं बचपन के दिनों में चाहते थे कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करें, 100% को तो वो मुहैया नहीं कराया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले गए, बहुत सारे कॉलेज स्कूल की बात करते हैं, लेकिन वहाँ की स्कूल की व्यवस्था, स्कूल, मेडिकल कॉलेज, ये सब खोल देना बहुत बड़ी बात है कि वहाँ वो सुविधाएं मुहैया कराना। देखिए, निश्चित रूप से आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, पूरी तरह से सहमत हूँ। कोई भी काम को, मैं बताया ना कि जादू की छड़ी घुमाते से पूरा नहीं हो सकता। आपने बोला कि बीजेपी सरकार ने बहुत खोला, बीजेपी सरकार में तो बहुत सारे स्कूल बंद हुए, खोले भी गए थे, नहीं, बहुत सारे स्कूल बंद हुए। आज देखिए, ये एकदम सही बात है, ये फैक्ट बात है कि आत्मानंद स्कूल में अभी भी हमारे पास क्वेरीज आते हैं कि हमारे बच्चों को एडमिशन दें, और हम सारे बच्चों को नहीं दे पाते। लेकिन ये कम बड़ी बात है क्या कि लगभग 200 स्कूल पूरे छत्तीसगढ़ में खुल गए हैं, और आगामी चरण में और भी मतलब 500 से ऊपर स्कूल खोलने की हमारी सोच है। अभी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल हम खोलने के ओर बढ़ रहे हैं, और तो और उसी की तर्ज पे इंग्लिश मीडियम के आत्मानंद कॉलेज भी अभी पूरे हो गया है, प्रदेश में अनाउंस हो गए हैं। तो चीज़ें तो धीरे धीरे सुधरेंगी ना। अगर 15 साल में आप कुछ तो काम किया होता स्ट्रक्चर के लिए। आप चिरमिरी में चले जाइए, किसी से भी पूछिए कि 2018 के पहले यहाँ पेयजल की और सड़कों की क्या व्यवस्था थी। मैं नहीं बोलता कि मैंने 100% पूरा करा दिया है, लेकिन आज हमने लोगों के कंठ को तर किया है। पहले जिन पैसों का दुरुपयोग होता था, जिन पैसों का पता नहीं क्या क्या काम करते थे, आज हम लोगों ने पाइपलाइन का विस्तार करके जो हसदेव का पानी है चिरमिरी के घर घर के में पहुंचाने के लिए प्रयासरत है, और उधर काम भी कर रहे हैं। मैं नहीं बोलता कि हर वार्ड में हमने पूरा कर दिया, लेकिन लगभग 70% चीज़ों को हमने ठीक किया है। एक भी सड़क अच्छी नहीं थी। अगर आप अभी सड़कों से आए होंगे ना, तो आपको ठीक लगा होगा। ऐसा नहीं कि सड़क आपको चिरमिरी की बुरी लगी होगी। आपको मैं बता रहा हूँ, चिरमिरी में आप वहाँ से जिधर से आ रहे हैं ना, उधर से आने में आपको बहुत तकलीफ हो जाती। इतने गड्ढे, इतने पूरे गड्ढा ज़्यादा था, सड़क कम था।
आज तो सड़कों में कहीं कहाँ कुछ दिख रहा होगा, अभी बरसात खत्म हो गया, उसको भी पैच रिपेयर का हम लोगों ने ठेका करा दिया, कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, वो भी हम लोग की ठीक हो जाएगी। तो मूलभूत के ऊपर में हमने काम किया है, शिक्षा के ऊपर में हमने काम किया है, स्वास्थ्य के ऊपर में हमने काम किया है। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ कि 2018 ये श्रमिक बहुल एरिया है, आप जानते हैं। राइट। SECL के ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, प्लस पुलिस और प्लस जो SECL का जो प्रबंधन था, ये तीनों का एक कॉकस काम कर रहा था। और केवल छोटे छोटे नाम में भिन्नता के कारण, देखिए कोई भी श्रमिक जो होता है ना, वो लोहा उठा के अपने ताकत से, अपने वीरता से वो जाके श्रम का काम करता है, कोयला कोड़ने का काम करता है। तो उनको केवल और केवल जो यहाँ के दलाल थे कुछ और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसमें मान लीजिए कोई अपना घर का नाम लिखा दिया, कुछ कर दिया, उसमें एक ऐसा बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था पूरे चिरमिरी के अंदर में कि 32 लोगों को जो श्रमवीर थे, उनको जो प्रबंधन के लोग थे, इन्हीं जांच में, सतही जांच में उनको बर्खास्त करने का काम किया, ठीक है। और लगभग 600 लोगों के ऊपर ऐसे नाम लिख लिख के कि आप देवांगन नहीं हैं, आप फलाना है, और ऐसी जांच जो है SECL बैठा दी थी। और हर महीने ऐसे जो भयभीत जो श्रमिक थे, वो अपने पेमेंट का, जैसे मान लीजिए 60,000 मिल रहा है, तो 25-30 हज़ार रुपये जाके उन दलालों को दे के आते थे। और हर महीने लगभग 20 से 25 लाख रुपए की ये लोग पुलिस प्रबंधन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक सिंडिकेट था, वो यहाँ वसूली करते थे। उसको मैंने बंद कराया, उसके लिए मैंने हड़ताल किया, उसके लिए मैंने जाके CMD का ऑफिस घेरा, उसके लिए मैंने राजस्व मंत्री से लेके जो सचिव हैं उनका CMD लेवल की वार्ता की, जितने अधिकारी थे उनके ऊपर जांच बैठाने का काम किया। आज देखिए सिट्टी पिट्टी गुम है। 18 के बाद बोल दीजिए कि कोई किसी को बर्खास्त किया गया हो, ऐसे जो 500 केसेस 600 केसेस जिनको फर्जी तरीके से ये जांच कर रहे थे, एक केस आप बता दीजिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने विधायक पद से। तो ये हम लोगों ने लोगों को आराम दिया है, चैन की नींद नहीं सो पा रहे थे इनके शासनकाल में। आज मेरा नाम लेके, डॉक्टर विनय जायसवाल का नाम लेके आराम से सोते हैं, सुबह उठते हैं और जाके नौकरी में जाते हैं। ये बड़ा परिवर्तन हमने किया है। 15 से 20 साल पहले चिरमिरी का जो एक रौनक होता था, एक चहल पहल होती थी, आज चूँकि माइंस ऑफ हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, और कई ऐसे कारण हैं, कुछ रिटायरमेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो खूबसूरती एक होता था, चहल पहल की जो खूबसूरती होती थी, वो धीरे धीरे गुमनाम होता जा रहा है। देखिए इसमें मतलब एक अच्छा माहौल बने चिरमिरी में, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए निश्चित रूप से आपका कहना सही है। एक समय जब कोयले की नगरी थी, आज़ादी के पहले से इस नगर की स्थापना हुई, ये नगर विकसित होना चालू हुआ। आज करोड़ों अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर लग के, सड़कें, नाली, इतने दिनों से लगातार इसका विकास हो रहा है। SECL की तमाम जो क्वार्टर हैं, इसके बाद कोयला ख़त्म होने के बाद कहीं ना कहीं क्षेत्र के भविष्य की बात आती है। मैंने इसके लिए अभी विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प लाया था, ये भी पहली बार। मैं आपको बताया ना, इतने सारे काम जो है ना, एक पहले के लोग कर सकते थे। मैंने एक अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पास करवाया है विधानसभा में। संकल्प है, अशासकीय विधेयक है कि इसको विशेष क्षेत्र घोषित करके, जो कोयला ख़त्म हो रहा है, रिजर्व ख़त्म हो रहा है और यहाँ के लोगों की बसाहट हो गई है, तो इनको कम से कम 10,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार, जो कोयला मंत्रालय है, इसके रिहेबिलिटेशन के लिए, इसके स्थापन के लिए वो दे। और वो जो फाइल है वो केंद्र सरकार के पास चली गई है, लेकिन केंद्र में तो आप जानते हैं कौन बैठा है। स्वीकृति होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं एक बहुत बड़ा मुद्दा जो पिछले 4 सालों से रहा है। यहाँ जिस क्षेत्र में रहे हैं, सरगुजा संभाग में, आप भी बाखूबी वाकिफ़ ही होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है कि सरगुजा संभाग में ये पूरा माहौल बना हुआ था कि अगर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो CM होंगे बाबा जी, यानी कि TS सिंह देव जी। अब बन गए बघेल साहब। लड़ाई 4 सालों से लगातार ये रहा है कि बाबा और बघेल की लड़ाई, और हमेशा ये कहा जाता है कि 2 भागों में बंट गया है। कुछ विधायक बघेल ग्रुप के हैं, कुछ विधायक बाबा के ग्रुप के हैं। आपसे पूछा जाए, आप किस ग्रुप में हैं? देखिए, ये जो मामला है, ये हमारे लेवल का मामला नहीं है। जो भी पार्टी आला कमान तय करती है, जो भी एक सर्वसम्मति बनता है, उनको काम करने का मौका मिलता है मुखिया के रूप में। माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी 2018 में सूबे के मुखिया के रूप में, कांग्रेस पार्टी के लीडर के रूप में और CM के रूप में आला कमान ने उनको आशीर्वाद दिया। आला कमान के आशीर्वाद से और माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी के साहस से पिछले 4 सालों में छत्तीसगढ़ ने बहुत नए नए आयाम को
पाया है। अब रही बात जो आप जो बोल रहे हैं कि कौन किस खेमे का विधायक है, तो कोई किसी खेमे का विधायक नहीं है, सभी कांग्रेस के विधायक हैं। और इस बात को तो मुझे लगता है माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी काम को देख के छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ना तो वो किसान के पास जा सकते हैं, ना तो किसी व्यापारी के पास जा सकते हैं, ना तो किसी युवा के पास जा सकते हैं, क्योंकि इनका मुद्दा जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं ना, मैंने आपको बताया, वो इनके पास है ही नहीं। तो ले दे के कांग्रेस पार्टी का जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वही इनके लिए मुद्दा है। और इन्हीं ने 4 साल हल्ला मचाया है, और जनता को तो कोई किसी से लेना देना नहीं है। जनता देख रही कि 4 साल मुख्यमंत्री जी ने काम कैसा किया है। ये आपको नहीं लगता, ये आपको नहीं लगता है कि आपके पार्टी की छवि को खराब करेगा, हाईकमांड के डिसीजन को कहीं ना कहीं? मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के चेहरा है, कांग्रेस पार्टी के चेहरा है। लेकिन बघेल साहब पर कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये सवाल खड़ा करती है, और कुछ आम जनता से जब हम रूबरू होते हैं तो उनका भी कहना होता है कि वो कहीं ना कहीं जो उनके खेमे के विधायक नहीं हैं, उनके साथ वो इग्नोर करते हैं। जितना डेवलपमेंट, जितनी स्वीकृति होनी चाहिए उस विधानसभा क्षेत्र के दायरे में, खेमे की बात उतना नहीं होता। खेमे की बात छोड़ दीजिए। माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, वहाँ पर भी विधानसभा में जब जाते हैं तो वहाँ जो विपक्षी विधायक है उनको बुला के उनकी मांगों को वहाँ घोषणा करके पूरा कराते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री तो कभी पूरे देश में नहीं होंगे जो विपक्षी विधायकों को भी बुला के जो उस क्षेत्र की मांग है उसको पूरा करें। तो आप ये देखिए, बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, जब विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं रहता है ना, तो बातें यही सब होती हैं। चलिए, आप सब राजनेता यही कहते हैं। अब आता है डिस्ट्रिक्ट की बातें। क्रेडिट जाता है आप पर। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी को जिला बनाया गया, और इसमें मैंने खंगाला भी, और चूँकि जो माहौल बनाया गया है, राजनीति है, राजनीतिक फ़ायदे के लिए माहौल बनाया भी जाता है। क्रेडिट आप पर जाता है। बनाया गया है मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी को, भरतपुर। अब मुझे बताइए कि 3 जगहों को इंक्लूड करने के बाद मुख्यालय तो मनेंद्रगढ़ में होगा, फिर चिरमिरी में क्या होगा? और अगर चिरमिरी में कुछ होगा तो इससे पब्लिक परेशान नहीं होगी, आम जनता परेशान नहीं होगी? अगर मुख्यालय, तमाम कार्यालय अगर एक ही जगह पे हों तो एक साथ कई कार्य हो जाते हैं, एक दिन में कई कार्य हो जाते हैं। अगर आप 2 से 3 जगहों पे बांट देंगे कार्यालयों को, तो आम जनता तो इससे बेहद परेशान होगी। आम जनता को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं आप 2 नाम और ऐड कर दिए। नहीं, देखिए, ये खुश करने की बात नहीं है। लोगों की लंबी मांग थी, 40 साल की मांग थी। सभी के केवल एक जिले का मुद्दा नहीं था, बल्कि सभी के मान सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा था। और जब संघर्ष के साथ ही जब सभी को अगर उसकी बराबर अगर भागीदारी मिलती है तो उसका सम्मान करना चाहिए। और जहाँ तक अगर आप बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो पूरा मंत्रालय है वो रायपुर में है ना। मंत्रालयीन कार्य जो सारे होते हैं, जो राजनीतिक राजधानी है वो रायपुर है, लेकिन अगर न्यायधानी आप बोलेंगे तो बिलासपुर है। तो किसी को कोई परेशानी तो नहीं होता न्यायालय जाने में। तो उसी प्रकार से चिरमिरी में न्यायालयीन प्रक्रिया और मंत्रालय सुनिए तो चिरमिरी में जिला अस्पताल की बड़ी घोषणा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और कलेक्ट्रेट मनेंद्रगढ़ के पास में है, तो भी चिरमिरी और दोनों के सड़क पे है, मनेंद्रगढ़ के सड़क पे है। तो एक बड़ी चिकित्सा की सुविधा जो सभी पूरे क्षेत्रवासियों को मिलेगी, ना केवल मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सभी को मिलेगी। उसकी घोषणा यहाँ हो गई बहुत जल्दी। जिला अस्पताल के रूप में एक बड़ी जो सौगात है वो हमको चिरमिरी में देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जिनका बहुत ज़्यादा सरोकार डायरेक्ट कलेक्ट्रेट से नहीं होता है, ऐसे कार्यालय भी चिरमिरी में खुलने की संभावना है। और मेन बात यह है कि जब हमारा जिला सरगुजा से अलग हुआ था तो बैकुंठपुर जिला का मुख्यालय बना। आप मुझे बताइए कि इसके बाद जितने भी डेवलपमेंट हुए, हम एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें, हम कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें, हम पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें, ये तमाम चीज़ें कहाँ सीमित हो गई? बैकुंठपुर में सीमित हो गई। क्या मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी बड़े शहर नहीं थे क्या कोरिया के? मेरा यह प्रश्न है। थे कि नहीं थे? आप बताइए। तो ठीक है, पूरा का पूरा आपने कलेक्ट्रेट ले लिया, एसपी कार्यालय ले लिया, तमाम विभागीय कार्यालय ले लिया, हमको कोई गुरेज नहीं है, लेकिन शिक्षा के संस्थान तो आने चाहिए थे ना। आज आप देखिए, हमारा जिला बने अभी साल भर भी नहीं हुआ है, आज हार्टिकल्चर कॉलेज की स्वीकृति चिरमिरी में हो गई है। आज चिरमिरी में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्वीकृति हो गई है। आज चिरमिरी में इंडोर स्टेडियम, बड़ा इंडोर स्टेडियम की जो घोषणा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है।
तो ये चीज़ें जिले बनने के बाद जिले के जितने भी अंग हैं जो इस जिले में शामिल हैं उनको सबको मिलेगा। जब जिले का विकास होगा तो सर्वांगीण विकास होगा, पूरे क्षेत्रों में विकास होगा। बताया ना कि कांग्रेसी जो है समावेशी विचार के विकास को देखते हैं। चलिए, तो हमको सबको समावेश करना है, हमको मनेंद्रगढ़ को भी आप समावेश तो करना है। बैलेंस बना लिए, चलिए ठीक है। हालांकि आप भली भांति समझते हैं कि जनता को क्या परेशानी होगी। आप 2018 में पहली बार विधायक बने हैं। 13 की बात करें तो 4000 तकरीबन वोटों के अंतराल से गुलाब सिंह, मैं अगर सही हूँ तो श्याम बिहारी जायसवाल ने उनको 4000 वोटों के अंतराल से हराया था। 2018 में भी आपने श्याम बिहारी जी को 4000 तकरीबन वोटों से इसी अंतराल से हराया है। तो ये 4000 का जो आंकड़ा है वो 2023 में भी कायम रहेगा कि बढ़ेगा या नीचे चला देखिए, जाएगा? मैं तो निहायत चिकित्सा का क्षेत्र छोड़ के राजनीति के क्षेत्र में आया और जनता ने बड़े ही स्नेह के साथ में, बहुत ही कड़ी टक्कर में, क्योंकि उस समय मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर नहीं थी क्षेत्र की अगर बात करें, है ना। तो बिना किसी उपलब्धि के केवल वायदों के ऊपर में हमने चुनाव लड़ा था। हमने वायदा किया था कि इस क्षेत्र को जिला बनाएंगे, हमने वायदा किया था कि हम बहुत अच्छा चिकित्सालय यहाँ पर हम देंगे, क्षेत्र में चिकित्सालय देंगे। हमने वायदा किया था कि जिस तरह से डीएवी और सेंट्रल स्कूल में क्यू लगा होता है, हम कुछ शिक्षा के लिए क्षेत्रों को हम यहाँ स्थापित करेंगे। हमने वायदा किया था कि मूलभूत चीज़ जो यहाँ पानी लोगों को नहीं मिल रही है, सड़कें यहाँ खराब थी, उसको हम पूरा करेंगे। हमने वायदा किया था कि किसानों को हम 25 रुपये समर्थन मूल्य देंगे। हमने वायदा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। तो इन उपलब्धियों के साथ हम जाएंगे। इसके बाद जनता तय करेगी कि 4000 की 40000। अच्छा, चलिए ठीक है। थोड़ा सा और पूछ लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ अगला मेरा सवाल है कि आप तो इतनी उपलब्धियां गिना दिए। 2 सवाल पूछता हूं। आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में कौन कौन से वर्ग को शामिल करते हैं, पहला। दूसरा, 2023 की आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, अगर उपलब्धियों की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे काम हैं। किसी एक उपलब्धि के बारे में बोलूँगा तो बाकी उपलब्धियां थोड़ी सी नाराज हो जाएंगी। लेकिन मैं अगर दिल से अगर आप बोलेंगे तो एक काम जो मैं अपना हमेशा मतलब बोलना चाहूँगा कि ये काम मैंने बड़े दिल से लोगों के लिए किया, कि जिस सिंडिकेट की बात मैंने की थी। अच्छा। कि यहाँ के जो श्रमिक थे बेचारे इतने परेशान थे, 3-4 लोगों ने तो आत्महत्या कर लिया था कि जिस तरह से उनको सब ब्लैकमेलिंग करके उनके साथ उगाही होने का काम हो रहा था। तो वो पूरा जो मैंने सिंडिकेट को जो ख़त्म किया और आज जो श्रमिक मतलब आसानी से अपनी नौकरी कर रहा है, और 32 लोगों को जिनको बर्खास्त किया गया था उनका पीएफ और ग्रेजुएटी मेरे आंदोलन के बाद उनको देने के लिए जो है सीएमडी ऑफिस से आदेश आ गया और कईयों को ग्रेजुएटी मिल गया है। पीएफ कहीं थोड़ा सा अटका, उसको भी मैं देख रहा हूँ। तो वो उन 32 श्रमिक जो बेचारे एकदम सड़क में आ गए थे काम करने के बाद भी, उनका ग्रेजुएटी पीएफ दिलवाना, और 600-650 जो श्रमिक थे उनके ऊपर जो ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था, इनको ख़त्म करना। और दूसरी चुनौती की बात कर रहे हैं 23 में, तो मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा। वो जो भारतीय जनता पार्टी के जो नए वो पुणेश्वरी के बाद जो अभी माथुर जी आए हैं, उन्होंने कहा है तो कांग्रेस उनके लिए चुनौती ही नहीं है। मैं ऐसी कोई बड़बोली बात नहीं करूँगा। चुनौतियाँ हमारे पास बहुत सारी हैं, काम हमारे पास बहुत सारे हैं। अभी तो हमने एक कदम बढ़ाया है लोगों के स्नेह और प्यार के साथ, और निश्चित रूप से जो और भी जो समस्या है, जनता की जो समस्या है, वही हमारे लिए चुनौती है, और उसको हम और अच्छा करने के लिए लोगों से वादा करेंगे और फिर चुनाव में जाएंगे। कितनी आसानी से 2023 आप जीत पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से जब आदमी कर्म पथ में चलता है तो फिर परिणाम की परवाह नहीं करता है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और कर्मशील है। मैंने आपको बताया ना कि डॉक्टरी छोड़ के राजनीति में आया हूँ, सेवा का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, तो केवल और केवल ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करना चाहता हूँ, और उसका परिणाम जो है वो फिर आगामी चुनाव में जनता देगी। इन 4 सालों में कुछ ऐसा करना चाहे हैं जिसकी कसक अभी भी है कि आप कर नहीं पाए? निश्चित रूप से एडवेंचर पार्क के रूप में आपने बताया कि जो एक ये क्षेत्र है जो कोयले के बाद इसका अस्तित्व क्या होगा, एक बड़ी घोषणा मैंने 40 करोड़ रुपए की माननीय मुख्यमंत्री से करवाया था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो स्नेही प्रेमी जो विपक्ष के लोग हैं उसमें क्वेश्चन और
ये लगा के कि वो कोल बेरिंग एरिया है, जो जिस एरिया को मैंने देखा था यहाँ से पास में ही आप भी देखेंगे बहुत सुंदर एरिया है, पहाड़ भी है, झरना भी है, वहाँ हमने सोचा था कि उसको स्थापित करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो लंबित हो गया है, तो ये एक कसक है, लेकिन निश्चित रूप से उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें नमस्कार वक्त देवानंद दिया जी, धन्यवाद। और इतनी ढेर सारी बातें हुई। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस वक्त हम चिरमिरी क्षेत्र में हैं और मनेंद्रगढ़ के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी से हम एक इंटरव्यू कर रहे थे, इनकी निजी ज़िंदगी और कुछ राजनीतिक सवालों के साथ हमने ये बातचीत की। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो आपके अपनों तक भी पहुंच सके। बहरहाल दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।